बिहार का एक मुद्दा जो बहुत गरमाया हुआ है, मुद्दा भरत तिवारी एनकाउंटर का है। भरत तिवारी का एनकाउंटर जिस तरीके से किया गया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस एनकाउंटर की जरूरत बिहार पुलिस को क्यों पड़ी। इस वीडियो में भरत तिवारी के एनकाउंटर की पूरी कहानी और सच्चाई मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भरत तिवारी एनकाउंटर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भरत तिवारी कौन है और क्यों ये पुलिस की रडार पर था। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का निवासी था भरत भूषण तिवारी। ग्रामीणों के अनुसार भरत तिवारी का परिवार किसी राजनीतिक या आर्थिक रूप से प्रभावशाली पृष्ठभूमि से नहीं जुड़ा था। उसके पिता बिहार पुलिस में चालक के पद पर कार्यरत रहे। रिटायर्ड होने के बाद परिवार के साथ ही गांव में भरत जीवन बिता रहा था। परिवार की पहचान एक मेहनतकश और मध्य वर्गीय परिवार के रूप में गांव में है। परिचितों के अनुसार भरत बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता था। परिवार को उम्मीद थी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक सम्मानजनक नौकरी हासिल करेगा। वो ग्रेजुएट था और कई सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता रहा। हालांकि अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उसके बाद अपना ध्यान सामाजिक कार्यों की ओर वो केंद्रित कर चुका था। समाज के मुद्दे उठाता था, उस पर वीडियो तैयार करता था, सरकार को टारगेट करता था, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर वो सवाल उठाता था। अब तक इस मामले में क्या अपडेट है वो भी जान लीजिए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात कि एनडीए में ही अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान हैं। नीतीश कुमार के शासन और उनके जुड़े बयान भी इस वक्त चर्चा में है। खैर, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एनकाउंटर से कुछ दिन पहले भरत ने एक फेसबुक पोस्ट करते हुए सरकारी कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई थी। एक अधिकारी का एनकाउंटर करने की बात भी उसने कही थी। भरत का ये पोस्ट वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस का कहना है कि उन्होंने भरत को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भरत ने पिस्टल निकाल ली और एक वीडियो में भरत की मां भी उसे समझाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सभी वीडियो भरत ने अपने फेसबुक पेज पर भी डाले। बिहार के सीएम ने जब इन वीडियो को देखा तो कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार था। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि अगर भरत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वो मानसिक रूप से बीमार था, तो फिर उसे मारने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या बिहार के सीएम पुलिस का खौफ पैदा कराना चाहते हैं? क्या वो जो बात बार बार कह रहे हैं कि अपराधी बिहार में नहीं रह पाएंगे, वो इस बात को प्रूफ कराने का दबाव अपनी पुलिस पर बना रहे हैं और बिहार पुलिस फर्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर हो गई है? 16 जून को भोजपुर पुलिस ने एक बयान जारी किया और इसमें कहा गया कि पुलिस टीम जब भरत के घर पहुंची तो ये तथ्य सामने आया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसे तत्काल उचित इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की बात भी कही गई। आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू भी कर दी गई। संबंधित व्यक्ति के पास मौजूद हथियार व्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके, जो कि एक वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। अब आते हैं 17 जून को, जिस दिन ये एनकाउंटर होता है। 17 जून की सुबह तकरीबन 9 बजे भरत पर पुलिस ने आत्मसमर्पण का दबाव बनाया। एसपी कार्यालय के मुताबिक भरत अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा था। पुलिस और एसटीएफ लगातार उसे सरेंडर करने को कह रही थी, लेकिन वो रुक रुक कर फायरिंग करता रहा, जिससे कि पुलिस और आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। भरत को नियंत्रित करते हुए या भरत को नियंत्रण करने की जो कोशिश चल रही थी, इसको देखते हुए एसटीएफ जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ आगे बढ़ने की योजना भी तैयार की और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें टीम आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है। लेकिन भरत ने फायरिंग करनी जारी रखी, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि भरत ने आखिर में बंदूक रख दी थी, सरेंडर भी वो कर चुका था। एनकाउंटर होने से पहले भी भरत ने लाइव किया था, जिसमें एक मैदान में एक तरफ पुलिस खड़ी है और दूसरी तरफ भरत दिखाई दे रहा है, जो अपनी बातें रखते हुए लाइव कर रहा था। वो ये कह रहा था कि पुलिस एनकाउंटर उसका करना चाहती है। इस लाइव में वो अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंकते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद ही वीडियो खत्म हो जाता है, यानी कि पुलिस भरत को गोली मार चुकी थी। अब इन्हीं परिस्थितियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भरत ने जो गलतियां की उसके लिए कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती थी, सजा उसे दिलाई जा सकती थी, फिर ये एनकाउंटर क्यों? अब एनकाउंटर पर भारत में क्या नियम है ये समझना भी बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एनकाउंटर शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पुलिसिया भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सुरक्षा बल या पुलिस और चरमपंथी या अपराधियों के बीच भिड़ंत हो जाती है,
चरमपंथियों या अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी एनकाउंटर को वैध ठहराने का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को ये ताकत देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है और उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है। आमतौर पर लगभग सभी तरीके के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई का जिक्र करती है। आपराधिक संहिता यानी कि CRPC की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है, तो इन हालातों में पुलिस पर ये योजना तैयार करने की पूरी छूट है। पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर अपने नियम अलग से बनाए हुए हैं, उनके कानून अपने हैं। एनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि इसके लिए पुलिस तय नियम जो किए गए हैं उसका वो पालन करे। 23 सितंबर 2014 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन की बेंच ने एक फैसले के दौरान एनकाउंटर का जिक्र किया और इस बेंच ने अपने फैसले में लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई मौत की निष्पक्ष, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब ये नियम क्या है? ये नियम ऐसे हैं कि जब कभी भी पुलिस को किसी तरीके की आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलती है तो वो लिखित में रिकॉर्ड होना चाहिए, विशेषकर केस डायरी की शक्ल में ये होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भी इसे लिखा जा सकता है। अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है या फिर पुलिस की तरफ से किसी तरीके की गोलीबारी की जानकारी मिलती है, उसमें किसी की मृत्यु की जानकारी होती है, तो इस पर तुरंत प्रभाव से धारा 157 के तहत कोर्ट में FIR दर्ज करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए, ये नियम कहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की एक स्वतंत्र जांच CID से या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से करवानी जरूरी है, जिसकी निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस एनकाउंटर में शामिल सबसे उच्च अधिकारी के रैंक के ऊपर होने चाहिए। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी भेजना जरूरी है। जब एक स्वतंत्र जांच में किसी तरीके का शक पैदा नहीं हो जाता, तब तक NHRC को जांच में शामिल करना जरूरी नहीं माना जाता है। हालांकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी बिना देरी किए NHRC या फिर राज्य के मानवाधिकार आयोग के पास भेजना भी आवश्यक है। कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरीके के एनकाउंटर में इन तमाम नियमों का पालन करना जरूरी है। अनुच्छेद 141 भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई नियम या कानून बनाने की ताकत देता है। NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देशित किया है कि वो पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के लिए तय नियमों का पालन करें। वो नियम कुछ इस प्रकार हैं कि जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो तो वो इसे तुरंत रजिस्टर्ड कर ले। जैसे ही किसी तरीके के एनकाउंटर की सूचना मिले, फिर उसी पर किसी तरीके का शक अगर जाहिर हो रहा है तो उसकी जांच करना जरूरी है। जांच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य की CID के जरिए होनी चाहिए। अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। ये सब हो गए नियम कानून की बातें, जिसका पालन बिहार पुलिस ने कितना किया या कितना करना चाहिए था, ये जांच के दायरे में आ चुका है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल एनकाउंटर मामले में पुलिस और परिजनों के दावे पूरी तरीके से अलग अलग हैं। एक तरफ पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और भरत को इस वक्त भगत सिंह का दर्जा दिया जा रहा है। सरकार पुलिस पर सवाल उठे तो CM सम्राट चौधरी ने शनिवार को X पर एक पोस्ट में भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने के बारे में जानकारी भी दी। वैसे फर्जी एनकाउंटर के मामले में कई अधिकारियों को अब तक सजा काटनी पड़ी है। हैदराबाद के मामले में देख लीजिए। हैदराबाद का मामला आपको याद होगा, जब डॉक्टर रेप मामले में पुलिस ने आनन फानन में एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर फर्जी निकला था और सभी को जेल जाना पड़ा। कई दारोगा सिपाही तो छोड़ दीजिए, IPS अधिकारियों को सजा काटनी पड़ी है ऐसे फर्जी एनकाउंटर के मामले में। लेकिन बिहार में निलंबन की कार्रवाई के जरिए मामले को दबाने की कोशिश है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई हुई, लेकिन जब भरत कोई अपराधी नहीं था, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, मानसिक रूप से अस्वस्थ था,
तो बहुत ज़रूरी, अगर पुलिस को लगा भी था उस वक्त एनकाउंटर करना, तो हाफ एनकाउंटर उसका होना चाहिए था। अदालतों का जिम्मा है कि वो अपराधियों को सजा दे। अब वो काम पुलिस क्यों करना चाहती है? क्या योगी मॉडल की तर्ज पर सम्राट मॉडल तैयार करने के चक्कर में बिहार में ये सब कुछ हो रहा है? इस पर बहस छिड़ चुकी है और जनता जानना चाहती है कि इस एनकाउंटर की सच्चाई क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो न्याय की उम्मीद परिवार को लगी है, क्योंकि परिवार को बेटे की मौत के बदले मुआवजा नहीं चाहिए, केवल निष्पक्ष जांच चाहिए।